नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली का चर्चा तो बहुत होता है, लेकिन डस्का में NA75 को 19 फरवरी को होने वाला जो ज़मीनी इंतखाब था और उसमें जो धांधली के वाकयात सामने आए, उसका चर्चा हर जबान पर था। इसकी तहकीकात का आगाज किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक धुंध जो है वो छटती हुई नजर आती है। इस रिपोर्ट के जो चीजा चीजा नुकात हैं वो आपको आज बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, किन लोगों के नाम आए हैं, इसमें धांधली कैसे की गई और क्या क्या तरीक़ाकार इसमें इख्तियार किया गया। गो के 10 अप्रैल 2021 को दोबारा यहां पे इंतखाब हुआ जिसमें मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार ने कामयाबी हासिल की, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है यह आपको जरा बताते हैं। धांधली में कौन कौन मुलव्विस था? मुख्तलिफ अफसरान, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हाउस डस्का में इलेक्शन अमल में धांधली करवाने की गर्ज से मुनक्किद होने वाले इजलास में शरीक हुए थे। इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान भी मौजूद थी। उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरान को वोटिंग अमल सुस्त करने की हिदायत की। सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर गुलाम अब्बास ने बताया कि पोलिंग के अमल के दौरान पुलिस और जिले इंतजामिया के लोग उनके साथ मौजूद रहे और प्रिजाइडिंग अफसरान को कहा गया कि वो जिले इंतजामिया पुलिस के काम में मुदाखलत ना करें और उन्हें काम करने दें। पुलिस एहलकारों ने गैर मिजाज अफराद को पोलिंग स्टेशन में आने दिया और प्रिजाइडिंग अफसरान की गैर मिजाज अफराद के साथ गैर कानूनी मुलाकातें करवाई और पुलिस एहलकारों ने मुहाफिज के बजाय अगवाकारों का किरदार अदा किया और प्रिजाइडिंग अफसरान को गैर मुताल्लिका अफराद के हवाले किया। अब ये जो डस्का इलेक्शन लापता अमला हो गया था, कहा जा रहा था कि ये गया कहां, धुंध में मोबाइल फोन ऑफ हो गए, बड़ी तरह तरह की मजाक इसके अंदर हुआ कि जनाब क्या धुंध में भी मोबाइल फोन बंद हो जाते हैं। तो ये अब आप देखिएगा, इसमें जो लिखा गया है कि अमले को नामालूम मकाम पर ले जाया गया था ताकि इंतखाबी अमल सुस्ती का शिकार रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान मंसूबे के तहत निजी गाड़ियों में पोलिंग स्टेशन से रवाना हुए। अफसरान ने सियालकोट पहुंचने से पहले पोलिंग स्टेशन किला कलरवाला DSP ऑफिस पसूरा मुंडेकी में कयाम किया। फिर यह प्रिजाइडिंग अफसरान शहाबपुरा में 7 घंटे तक किसी नामालूम इमारत में रहे। मुताल्लिका SHOs ने इलेक्शन अमल को सुस्त करने और जोड़ तोड़ में भरपूर किरदार अदा किया और कई मकामात पर पुलिस अफसरान अपनी वजह करदा हुदूद से तजावुज करते रहे। यह तो चीदा चीदा नुकात थे इस रिपोर्ट के। अब एक सवाल यहां पे कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन में शफाफियत के बारे में बात करती है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में बात करती है, EVMs मशीन के बारे में बात करती है। अब जब अगर इसी हुकूमत के अंदर इस तरह की चीज आ जाए और उनकी अपने वफाकी वजीर और इंतजामिया इसके अंदर उन पर इल्जाम आयद हो, तो फिर EVMs की शफाफियत और क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक इस हवाले से क्या कहते हैं? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको यह सुनवाते हैं। ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स सो कॉल्ड वो करना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुसल्लत करना चाहते हैं जो दुनिया के 2-2.5 मुल्कों में है, वो भी वो मुल्क हैं जिनकी आबादी शायद 1 करोड़ भी नहीं है। बाकी तो बड़ी जमहूरियतों में ये यूज ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि पिछली बार RTS का बटन हाथ में था और अब EVM का बटन हाथ में होगा। डस्का इलेक्शन में जो रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद कोई मजीद सबूत देने की जरूरत है कि ये वोट चोर हुक्मरान है और अब ये वोटों की डे लाइट रॉबरी का जो मंसूबा है वो ये बना रहे हैं। ये वो बात थी जो ख्वाजा साद रफीक ने की और EVMs की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात के बाद इंतखाबात में धांधली के हवाले से एहतजाज किया था, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, लेकिन अब 2018 में जब ये हुकूमत में आई है, इस वक्त इस हुकूमत के अंदर ये जो डस्का का इंतखाब है और जो रिपोर्ट आई उसके बाद इस तहकीकात के ऊपर, यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत के ऊपर। क्या ये रिपोर्ट आ जाने के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के दरवाजे बंद हो जाएंगे और ये रिपोर्ट एक टेस्ट केस साबित होगी, जिम्मेदारान को उन कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा? इस पर आज बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे और इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। आपका बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे पिल्डाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब, ये जो डस्का ज़िमनी इंतखाब में धांधली धुंध छा जाने का वाला मामला, जो पूरी रिपोर्ट अब तक की आई है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिन पर फिक्स की है, इसको देखते हुए क्या हमें लगता है कि हमारा इंतखाबी निज़ाम और फिर ये तो एक टेस्ट केस नहीं बन जाएगा?
ये असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी इलेक्शन तारीख में पहली मरतबा एक अहम रिपोर्ट पेश की। उसको आप JIT की रिपोर्ट भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने एक 8-9 महीने में उसके तमाम नताइज पहुंचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जो डस्का का जो इलेक्शन हुआ है इसमें हमारा इलेक्शन कमीशन के भी ऑफिसरार शामिल थे। ये बड़ी अहम बात कही जनाब। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ी गैर जानदारी की बात की, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जनाब असिस्टेंट कमिश्नर और इसी तरह फरदौस आशिक अवान, इसी तरह चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार का डिप्टी सेक्रेटरी और इसी तरह बाकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो शामिल थे ही, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, डिप्टी डायरेक्टर स्कूल, ये सब ने बैठकर एक प्लानिंग बनाई कि हमने इस रिजल्ट को किस अंदाज से मैनिपुलेट करना है, उसकी रफ्तार आहिस्ता करनी है, सुस्त करनी है। ये सारी चीजें ऐसी आ गई है जो हमें भी नहीं मालूम होता था। हम बड़े हैरान होते थे ये इलेक्शन कमीशन के बाद में जो कहते हैं ये बड़ा करप्ट प्रैक्टिस हो गई है, हम समझ नहीं आ रही थी इसका मुहर्रक कौन है, मुतर्रक कौन है। तो इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद कमर दिलशाद साहब, इतनी नंबर ऑफ ईयर्स आपकी जो खिदमात रही, सर्विसेज रही इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये रिपोर्ट आपके लिए कितनी ज्यादा हैरानकुन रही, और क्या इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि होगा क्या, जो जिम्मेदारान जिनके नाम आए हैं उनके साथ क्या होगा? असूली तौर पर ये क्रेडिट जाता है मौजूदा इलेक्शन कमीशन के सेटअप पर। अब जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन हैं उनका ताल्लुक है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से, वो सारी चीजें बारीकियां समझते थे। हमारे साथ रास्ता रहा जजों का, तो जजों में तो करंट ही नहीं होता, वो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, वो इतनी गहराई में जाते ही नहीं। उनको शिकायतें आती थी, वो कहते भी आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, और वो जान का काम जाने। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो था वो फैसला करता था 2 साल में, 3 साल में, और फिर इसके बाद वो इलेक्शन दोबारा हो जाते थे। अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट आ गई है तो फिर वो चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट उनको दे देती स्टे, फिर नया इलेक्शन आ जाता था, लेकिन वो स्टे खत्म नहीं होता था। तो ये एक हमारा बहुत ही एक अच्छा सिस्टम नहीं रहा। और वो तो ठीक है, होगा क्या, जिम्मेदारान के खिलाफ क्या होगा, कुछ होगा भी या सिर्फ नाम सामने आए? नहीं, अब इसके सामने जो हमारे सामने 2 ऑप्शन पड़ते हैं। पहला तो ऑप्शन ये है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में वो चीफ सेक्रेटरी को भी कह सकते हैं कि जनाब इनके खिलाफ आप एक्शन लें, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, या फिर वो डायरेक्ट जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 167 है उसमें करप्ट प्रैक्टिस की तमाम डेफिनेशन दी हुई है कि करप्ट प्रैक्टिस में कौन कौन सा उसमें जो है आते हैं मरहले, उसके तहत तो ये सारी जो रिपोर्ट आई है ये करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आती है। उनके खिलाफ आगे 174 है जिसमें लिखा हुआ कि करप्ट प्रैक्टिस अगर साबित हो जाए तो फिर इनके खिलाफ फौजदारी क्रिमिनल मुकदमा दायर किया जा सकता है, क्रिमिनल फौजदारी का मुकदमा। और जबकि 3 साल की सजा उसमें मुतय्यन की गई है सेक्शन 174 में। तो ये जाहिर है इलेक्शन में पाकिस्तान इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का मजाज है। कोई डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सियालकोट को कहेगा, अब मुद्दई बनेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मुद्दई बनेंगे, और उसके बाद वो केस जो है वो शुरू हो जाएगा। राइट। मैं सर जरा अहमद बिलाल महबूब साहब से जरा इस बारे में जरा पूछ लूं। अहमद साहब, मौजूदा जो हुकूमत रही है, हमने देखा कि 2013 के इंतखाबात के बाद यही जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली और इस सारे मामलात के अंदर एक मार्च भी हुआ, एहतजाज भी हुआ, इस्लामाबाद की तरफ आए। 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आ गई, अब इस गवर्नमेंट की मौजूदगी में जब पंजाब में भी इसकी गवर्नमेंट है, जब इन्हीं की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान, उस वक्त उनके पास ये ओहदा भी था, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, नाम आ गया, उसके बाद गवर्नमेंट का EVMs का जो मौक़िफ़ या उस पर नए इंतखाबात कराने का जो एक इरादा रखती है हुकूमत, क्या वो केस कमज़ोर नहीं पड़ जाएगा? देखिए, वो जो अपना केस EVMs वगैरह के बारे में बनाना है वो तो एक अलग मामला है, उसकी अपने इश्यूज हैं। लेकिन ये जो मामला इस वक्त डस्का का आपके सामने आया है, मैं इस रिपोर्ट के आने से पहले भी मेरा यही ख्याल था कि जो डस्का के अंदर हो चुका है, अगर वो किसी मंतकी अंजाम को ना पहुंचा, अगर उसको हमने इसी तरह ही भुला दिया जैसे हम माजी में चीजें भुलाते रहे हैं, और किसी के खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ या बहुत जूनियर से चंद लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, तो फिर आप आइंदा कहीं भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में जो आपकी तवक्कुआत हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती, और वो फिर सिर्फ ख्वाब ही रहेगा आपका। तो ये रिपोर्ट के आ जाने से अगरचे ये एक पहला स्टेप तो मुझे मालूम होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जिसकी मैं तवक्को कर रहा था कि वो सामने आएंगी,
वो सामने नहीं आई। मिसाल के तौर से ये जो जिम्मेदारी का सिलसिला है, ये कहां तक जाता है, खुरा कहां तक जाता है जिसे कहते ये हैं। सर यही सवाल, ये जो आपने बात की है ना, कि वो आपने ड्राइवर उधर ले गया, पुलिस वाला उधर ले गया, बेचारा वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने झूठ बोल दिया, ये सब बातें ठीक हैं, असिस्टेंट कमिश्नर तक तो बात पहुंचती है, जी हाँ, लेकिन उससे आगे बात लेके जाए ना, कहां से हिदायत कहां से आई। यही वो बात है सर, चूंकि आपने बात की अगर असिस्टेंट कमिश्नर की, उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, अगर पुलिस की बात है तो फिर आईजी पुलिस के जो सरबराह हैं, और फिर अगर सूबे की बात है तो फिर उसमें चीफ मिनिस्टर, और फिर अगर वैसे मुल्क की बात है तो वजीर आजम। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे जाके फिक्स होगी, या ये तमाम अफराद माजी की तरह से लाइल्म ही नजर आएंगे कि इनके इल्म में कुछ भी नहीं था? देखिए, एक तो आप ये बात ध्यान में रखें कि पिछले चंद महीनों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है और उसके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जो माजी के किसी इलेक्शन कमिश्नर के बारे में या इलेक्शन कमीशन के बारे में कम से कम हुकूमत ने नहीं की हैं। वो इस अब मुझे ये अंदाजा होता है कि वो इसीलिए शायद कही जाती रही हैं कि इस डस्का के इलेक्शन के बारे में कुछ फाइंडिंग्स हैं जो आने वाली हैं, जो किसी हद तक आ चुकी हैं, पूरी तरह से नहीं आई, तो उसकी पेशबीनी का तरीका था। अगर वो दबाव पड़ा है तो क्या उस दबाव के नतीजे में क्या इलेक्शन कमीशन किसी हद तक वो दबाव के सर, मैं सर नौशीन इफ्तिखार साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, और जो यहाँ से उन्होंने कामयाबी हासिल की, मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली है। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन साहबा, अपने वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच जी, ये मुझे बताइए, धुंध छट गई है, मुतमईन हैं आप? धुंध बिल्कुल छट गई है, वो तो 10 अप्रैल को ही छट गई थी। और दूसरी बात ये करती चलूं कि बड़ी मशहूर इलेक्शन कमीशन की, जिन्होंने एक आजादाना तौर पे जो उन्होंने फैसले लिए और आज एक रिपोर्ट भी आई है, लेकिन अभी भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि ये रिपोर्ट उन मुजरिमों को सजा देने के लिए वैलिड नहीं है जिनको सजा होनी चाहिए। किसको सजा होनी चाहिए? सजा के असल हकदार कौन है असल जिम्मेदार? आप क्या समझते? आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगी सीएम है, पंजाब के सीएम है, इमरान खान साहब है, तमाम पीटीआई के कारकुनान हैं, वो ओहदेदारान हैं जिन्होंने इलेक्शन डे को हाईजैक करने की कोशिश की, लोगों के साथ जुल्म इंतहा हद हो सकता है वजीर आजम साहब लाइल्म हो, चीफ मिनिस्टर साहब इन तमाम चीजों से लाइल्म हो। कैसे लाइल्मी? 3 माह 8 दिन की कैंपेन, क्या वो सो रहे थे? 3 माह 8 दिन में उनको इल्म ही नहीं हुआ, उनको खबर ही नहीं पहुंची कि डस्का NH-75 में क्या हो गया। उनको उन वारदातों का, उन जो हुकूमती हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल किए, लोगों को तंग किया, मुझ पे एक बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट इन्होंने मेरे साथ जो जुल्म की इंतहा की, मेरे भाई को उठा लिया गया, क्या सोए रहे? ये लाइल्मी थी कि ये एक प्लान्ड जो एक इन्होंने एग्जीक्यूट करनी थी 19 फरवरी को, उस पे फेल होने के बाद वो खामोशी थी या अपने आप को बचाना था? ठीक हो गया। नौशीन इफ्तिखार साहबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया और उस चीज के लिए अपना जो कमेंट है वो दिया। कंवर दिलशाद साहब, यही वो सवाल है जो इस वक्त अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी उठाया, यही वो बात की है नौशीन इफ्तिखार साहबा ने भी। आप क्या समझते हैं कि इन तमाम चीजों के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, जो पुलिस के सरबराह वो जिम्मेदार हैं, या फिर ये तमाम लोग लाइल्म रहे इस चीजों से? अभी ये बात दुरुस्त कही है अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी, और मैंने भी उस पर गौर खोज किया है। हमारा ख्याल अंदाजा है ये कि अभी ये रिपोर्ट के अभी मामले और भी पंतरे खुलेंगे। अभी तो ये उन्होंने, ये वो रिपोर्ट है जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन के जो थे ज्वाइंट इलेक्शन कमीशन की सरबराही में एक टीम बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी, उनकी रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट की रोशनी में ये आगे बढ़ेंगे और ये कहेंगे कि वजीर आला का डिप्टी सेक्रेटरी जो है वहां वो एसी के कमरे में बैठकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्यों हदायत दे रहा था, ठीक, तो वो इसकी रोशनी में वो वजीर आला तक तो पहुंच जाएंगे। और चीफ सेक्रेटरी को भी उन्होंने तलब किया था कि आपने हमारे टेलीफोन अटैक नहीं किए, इसका जवाब दे। वो भी ये खुफिया रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास मौजूद है। जब ये अदालतों में केस जाएगा
सेशन जज की अदालतों में जाएगा तो फिर वो आईजी पंजाब की रिपोर्ट भी आ चुकी है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट भी आ चुकी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हमारी इतला के मुताबिक। इसी तरह से ये खबरें आगे तक जाते जाते जो है वो चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे कि यह जनाब आपका डिप्टी सेक्रेटरी का वहाँ क्या काम था, तो वो इसी तरह फरोज आशिकवान तो सियासी बयान दे रहे कि जनाब मैं तो हालात का जायजा लेने गई हुई थी, लेकिन असली मामला तो ये आएगा कि हमारा डिप्टी सेक्रेटरी जो है वजीर आला हाउस का वो वहाँ क्या कर रहा था, उसके ऊपर बड़ा भारी जो है वो जिम्मेदारी ऐड हो जाएगी। जब इनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में फौजदारी का मुकदमा दर्ज होगा जिसमें 3 साल की सजा देने के इख्तियारात हैं सेक्शन 174 के तहत, ये सारे पंतरे आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाएंगे। ये इलेक्शन के स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। इलेक्शन के पास वो रिपोर्ट भी आ चुकी है जो उन्होंने ली है कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहाँ गए किधर गए, वो सारी रिपोर्ट उनके पास मौजूद है, वो उन्होंने रखी हुई है, वो अदालत में पेश करेंगे। ठीक हो गया सर। अहमद बिलाल महबूब साहब, 2 सवाल मेरे बनते हैं इसमें। एक तो यह कि मौजूदा हुकूमत की जो शफाफियत के बारे में, इंतखाबात को शफाफ बनाने के हवाले से जो बातें और इक़दामात कि मौजूदा हुकूमत शफाफ इंतखाबात को इंश्योर करना चाहती है, उसके लिए रिफॉर्म और फिर ईवीएम्स का इस्तेमाल, क्या इस चीज़ से हुकूमत की इस चीज़ को डेंट पड़ेगा? और दूसरी बात कि रिपोर्ट जब ये मुकम्मल तौर पर आ जाएगी, आप समझते हैं कि ये एक टेस्ट केस होगा और आइंदा किसी भी इंतखाब में किसी भी तरह की धांधली का दरवाज़ा बंद हो जाएगा? अगर देखें ये रिपोर्ट अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचती है और जिन लोगों का नाम इसमें लिया गया है और जिनके बारे में कहा गया है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, अगर वो होती हैं और उन लोगों को सजाएं होती हैं और वो अपने ओहदों से उनको टर्मिनेट या सबकदोश किया जाता है, जो कि इस कानून के मुताबिक किया जाना चाहिए, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या तो फिर वो बताएगा कि उसको किसने हुक्म दिया था, और अगर वो हुक्म नहीं है बताता और बात आगे तक नहीं पहुंच सकती, तो जिस भी शख्सियत ने इसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया है उसको सजा होती है और उसको ओहदे से हटाया जाता है। तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी ये शफाफ इलेक्शन किए जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ जो एक्शन होगा उसकी बुनियाद पे फ्यूचर में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो ये तय करेंगे कि हम इनकी इस तरह की हरकतें हमें करनी है या नहीं करनी है। राइट। तो सजा ना मिली तो वो भी यही करेंगे आइंदा, और अगर सजा मिल गई तो आइंदा के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। तो अब ये इलेक्शन कमीशन पे है कि मामले को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या करती है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब सरबराह पिल्डाइट, और बहुत शुक्रिया आपका अकबर दिलशाद साहब, आप इस चीज़ के ऊपर हमसे बात कर रहे थे। एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद आके हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली की बड़ी कॉन्फ्रेंस COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हो गई, उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान को और दुनिया को क्या चैलेंजेस दरपेश है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, और बात हम करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है और COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर ये जारी है। और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए भी कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से कैसे निपटा जा सके। दुनिया के बड़े बड़े जो सरबराहान हैं आके उन्होंने वादे वही तो किए हैं कि मौसमियाती से तब्दीली से निपटने के लिए, लेकिन अब तक वो वादे वफा नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीली से बार बार मुतासर हो रहा है, और टॉप 10 या 10 ममालिक में पाकिस्तान का शुमार जो है वो बार बार हो रहा है, और उससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, चैलेंजेस दरपेश है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड से हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, मौसमियाती तब्दीली के ऊपर, माहौलियात के ऊपर लिखती हैं रायना सईद खान, जो कि खुद इस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका रायना कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटलिस्ट, माहिर मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात मोमी सलीम, जो कि खुद बैन अल-अक़वामी इदारों के साथ काम कर रही हैं और करती रही हैं एनवायरमेंटल के ऊपर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रायना, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह COP26 जो हो रही है, पेरिस एग्रीमेंट के बाद अब तक जो वादे वईद हुए और मौसमियाती तब्दीली से निपटने का जो चैलेंज दुनिया को दरपेश है, हो क्या रहा है इस बार? कुछ होगा या अब भी सिर्फ मुलाकात करके सब चले जाएंगे? देखिए फरीद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। एक्चुअली जो हमने डिसाइड, हमने मीनिंग द एंटायर वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान की हुकूमत,
जो डिसाइड हुआ था कि हम परस्यू करेंगे 1.5 को। 2.0 वार्मिंग मींस कि उसके बाद तो कंप्लीट कैटास्ट्रफी, आई मीन जो हमारी सिविलाइजेशन का फिर यहाँ अर्थ पर मौजूद होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट 1.5 इज जो छोटे स्टेट्स हैं जैसे कैरिबियन आइलैंड्स, पैसिफिक आइलैंड्स, इवन लॉट ऑफ अदर कंट्रीज लाइक अफ्रीकन कंट्रीज, वो कहते कि जी 2 पर भी हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे, सी लेवल राइज इतना होगा कि वी विल बी ऑब्लिटरेटेड। मालदीव जैसे अच्छा, थोड़ा सा समझने के लिए रायना मैं पूछना चाहूंगा कि आम जो सामीन है, जो नाजरीन है, देखने वाले, उनके लिए कि ये जो 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक का टेम्परेचर कब तक का टारगेट सेट है, कि ये कब तक हमने इसको बिल्कुल मेंटेन रखना है? हमने अभी तो देखे ना, सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, जब हमने फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी सारी सिविलाइजेशन उसके पर बेस की है, मीनिंग कार्स, फैक्ट्री, सब कुछ, हमारा फर्नीचर भी प्लास्टिक से बनता है, प्लास्टिक इज अ बाय प्रोडक्ट। ये सब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी लेट इन 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड टुवर्ड्स की तरफ, तो उस वक्त से हमारी एमिशंस बढ़ती जा रही हैं, जो कहते हैं ना ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, ये हमने आई मीन ह्यूमंस ने किया है। वी आर राइट नाउ एट ऑलमोस्ट 1.1 तक हमने वार्मिंग कर चुकी है एटमॉस्फेयर में एमिशंस के साथ। अब देखिए, अगर 1.1 तक पहुंचकर, आपको पता है कि रोज आप खबर आती है कि इधर वाइल्ड फायर हो गया, इस मुल्क में इतना तूफान आया है, टाइफून आई है, हरिकेन आया है, इतने ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी हीट वेव्स आ रही हैं, फ्लड्स आ रही हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। तो ये आर्कटिक आइस भी मेल्ट करिए, तो वो साइंसदान हमें कह रहे हैं कि आप प्लीज 1.5 से ऊपर जाएंगे तो आप बिल्कुल एक खतरनाक जोन में जा रहे हैं, और 2.0 के तो बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और ये 2030 तक का है? नहीं, this is towards the end of the century. Right. So that is the confusing thing that we have till the end of the century. तो लोग अब मुल्क के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जी अभी तो टाइम है, हम कर लेंगे। साइंसदान कह रहे हैं कि अगर आप अभी से नहीं शुरू करेंगे तो आप यू विल सरपास दैट। फिर आपको एमिशंस, कार्बन एमिशंस एक दफा एटमॉस्फेयर में चली जाए, इनको निकालना बहुत मुश्किल है। टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, मैं मोमी से इसी चीज के ऊपर बात करूंगा। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज, ये नहीं, दीज आर ऑल फ्यूचरिस्टिक, जैसे फ्यूचर साइंस फिक्शन टाइप स्टोरीज हैं, ये नहीं हो सकती। तो यही यहाँ पर जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, और इवन बहुत ज्यादा मुल्क यहाँ पर जो डिमांड करें कि आप 1.5 से ऊपर ना जाए। मोमी, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जो कार्बन का अखराज है उसमें पाकिस्तान ना होने के बराबर उसका किरदार है। जो टॉप 20 कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान नहीं है, लेकिन मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में है, और बार बार वो उस लिस्ट में आ रहा है, बार बार मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में। पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है इस मौसमियाती तब्दीली से? जी फरीद, जैसे रायना बता रही थी कि इंटरनेशनली भी जो है तमाम लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सब ममालिक एक लेवल पे नहीं हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो साउथ है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड, और पाकिस्तान जो है वो मुसलसल ऐसे ममालिक की फहरिस्त में आ रहा है। 3 ऐसे ममालिक हैं जो मुसलसल इम्पैक्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान उनमें से एक है। जब हम इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है राइज जिस तरह से हो रहा है, आपको एक्सट्रीम वेदर्स का सामना है, आपको फ्लड्स का सामना है, आपको ड्राउट्स का सामना है, खुश्क साली जिसको हम उर्दू में कहते हैं, आपको रेनफॉल पैटर्न्स आपके चेंज हो गए हैं। और क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रेरियन सोसाइटी है और हमारा 40% जो इकोनॉमी है वो बेस करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो हमने देखा है कि इसकी वजह से जो ये डिफरेंट आपके एक्सट्रीम वेदर्स आ रहे हैं या डिफरेंट इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, ये आपकी फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपके लाइवलीहुड पे, लोगों का जो ज़राए मौश है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी फूड इनसिक्योरिटी, आपको पता है हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हम लोग ज्यादातर अभी तो अपने ही उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। उसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन हो रही है क्योंकि आपकी सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लूज कर रही है बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन इन टेम्परेचर्स। फिर ओवरऑल आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इससे इम्पैक्ट हो रही है क्योंकि हर आए दिन आपका एक कोई ना कोई ऐसा डिजास्टर आ रहा होता है जिसके साथ अडेप्ट करने के लिए या जिसको काउंटर करने के लिए। मम्मी, ये तो वो चीजें हैं जो इम्पैक्ट या इसका असर पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा और रायना से भी मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि हुकूमतें तो अपना काम कर रही हैं, पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है, रिचार्ज पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट है। एक आम आदमी इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए वो क्या किरदार अदा कर सकता है?
देखिए फरीद, मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है, आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड वर्ल्ड की है, लेकिन एज ग्लोबल सिटीजन्स हम सबको इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम कितना कार्बन जो है वो एमिट कर रहे हैं अपनी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके साथ ये भी कहना पड़ेगा, एक फुट नोट देना पड़ेगा कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। और ग्लोबल प्रॉब्लम में अगर मैं एक अपना फुटप्रिंट कम करती हूँ तो शायद वो जो ग्लोबल मिक्स है उसके अंदर उतनी कमी ना आए, लेकिन फिर भी अगर हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिसमें हम अपनी गाड़ियों का जिस तरह से इस्तेमाल है, जिस तरह हमारे अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है, तो अगर हम इन चीजों को अपनी कटेल करें या सही करें तो इंडिविजुअल लेवल पे हम ये कर सकते हैं। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एक इंसान के चेंज करने से नहीं होगा, या आपकी पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने से होगा, टारगेट्स को अचीव करने में टाइमली होगा, वरना आई डोंट थिंक कि हम इस टेम्परेचर को 1.5 से नीचे रख सकते हैं। राइट रायना, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में हुकूमत लोगों को ये समझाने में कामयाब हो सकी है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके कितने असरात, हौलनाक असरात जो हैं वो हम पर पड़ रहे हैं और आगे और पड़ सकते हैं? आई थिंक सो। आई थिंक बहुत ज्यादा अवेयरनेस है अब तो हर किसी को। फार्मर्स इतने अफेक्ट हो रहे हैं, हमारे कोस्टल एरियाज में इतनी इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, माउंटेन एरियाज में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हो रही हैं। आई थिंक हमारी तकरीबन सारी जो हमारी फ्रंट लाइन कम्युनिटीज हैं उन पर तो इम्पैक्ट्स आप डेली बेसिस पर आप देखें, और बहुत ज्यादा मीडिया ने बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई है। आई थिंक जब से हमारे फ्लड्स आए थे 2010 में, सुपर फ्लड्स जो हमने कहा था पाकिस्तान में, उसके बाद बहुत अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई थी हमारे माउंटेन एरियाज में, जो सारी फिर इकट्ठा बन के वो पानी नीचे आया दरिया में, इंडस रिवर, और फिर पूरे फ्लडिंग ठीक है। ये तो आपका पॉइंट आ गया। मैं एक और आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं कि दुनिया ने यह वादा किया था कि वो ममालिक जो ज्यादा मुतासर है मौसमियाती तब्दीली से, $100 बिलियन का टारगेट सेट किया था, लेकिन 10 साल के बाद भी महज $79 बिलियन जो हैं वो मिल सके। ग्लोबल जो क्लाइमेट जो फंड है, पाकिस्तान को इस कॉप में कुछ मिला है कि वो मौसमियाती तब्दीली से निमट सके? नहीं, देखिए जो फंड था वो तो सारे डेवलपिंग कंट्रीज का था, और उन्होंने प्रॉमिस किया था 100 बिलियन पर ईयर। वो एज यूजुअल उनके प्रॉमिसेस वर नॉट मेट, और ये दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है इनके ऊपर कि आपने ये जो कहते हैं ना क्लाइमेट फाइनेंस, उस तरफ वो आते नहीं है। वैसे आप डिमांड करते हैं, एक प्रिंसिपल था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पुराना हमारा UNFCCC का एक प्रिंसिपल है, वो उससे वो जरा हटकर वो अब कह रहे हैं डेवलपिंग पाकिस्तान को कुछ मिला है अभी? क्योंकि कुछ इस तरह की चीजें भी फ्लोट कर रही थी कि पाकिस्तान का बिलियन ट्री सुनामी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, कुछ इस तरह की नहीं, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट किया। ये गलत खबर किसी ने चलाई है। वो दे आर कंपेयरिंग आवर फॉरेस्ट टू द फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया। आई मीन कमाल की बात है, हमारे तो 3-4% तो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, और इंडोनेशिया में तो इतने पुराने जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट है, इतने थिक डेंस फॉरेस्ट है, तो यू कांट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस ना, तो अलग बात है। और हम तो प्लांटेशन शुरू कर रहे हैं, वो तो अब कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन के लिए जाएं। इंडोनेशिया गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं कि खुदा के लिए आप ना, आई मीन डोंट कट योर फॉरेस्ट ना। तो वो इंडोनेशियंस कहते हैं ठीक है अभी अब आर पीपल आर पोर, अब आप हमें पैसे देंगे तो हम नहीं कट करेंगे। हमारा तो डिफरेंट इश्यू है ना, तो हमारे तो हमारे पास तो हार्डली एनी फॉरेस्ट है, हम तो प्लांटेशन कर रहे हैं 10 बिलियन, व्हिच इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, बिकॉज़ वी नीड, हमारा फॉरेस्ट एरिया इज लाइक राइट हो गया। बिल्कुल आपने कहा कि इसको एक्सेप्ट भी किया गया, रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है, और COP26 में एशियन डेवलपमेंट बैंक इज गिविंग अस मनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज गिविंग अस मनी, आई मीन वर्ल्ड बैंक इज सपोर्ट, इट्स कॉल्ड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने भी हमें ठीक ठाक पैसे दिए, तो वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। हमारी बहुत क्लाइमेट मोमी लास्ट कंक्लूसिव कमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो बात की कि हमें पैसा मिल रहा है और दुनिया हमारे इनिशिएटिव को एक्सेप्ट भी कर रही है। देखिए बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन मुझे बिलाशुबा हमारी हुकूमत बहुत पॉजिटिव, पहली हुकूमत है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, लेकिन एट द सेम टाइम फरीद हमारा नेशनल अडेप्टेशन प्लान अभी तक नहीं है। तो हमें यहाँ पे कुछ पॉलिसीज को ट्रिकल डाउन भी उसका बेहतर करना पड़ेगा, और उसमें जैसे आपने अवेयरनेस की बात की, लोगों को इम्पैक्ट का तो पता है, लेकिन लोग कैसे इसमें कंट्रीब्यूट, जैसे आपने क्वेश्चन किया, कर सकते हैं, उनकी अपनी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करी हैं, वो भी उसकी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक इंडिविजुअल से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है।
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका मोमी सलीम, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। राना सईद खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप ग्लासगो स्कॉटलैंड से हमें ज्वाइन कर रही थी और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इस वक्त चैलेंजेस दरपेश है, पाकिस्तान को बहुत चैलेंज है और यकीनन फ़र्द वाहिद के तौर पर भी हमें किरदार अदा करना होगा, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया को मिलकर इस चैलेंज का सामना करना होगा। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।